हेलो दोस्तों, स्टडी 82 पॉइंट पर मैं रंजीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट क्रमांक 2 लेके आया हूं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट क्रमांक 1 लेके आया था। जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्रैक्टिस सेट क्रमांक 1 को नहीं देखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी MCQs हैं जो व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, तदुप तदुपरांत में उपसर्ग है। तदुपरांत में उपसर्ग है तद, तदुप, तद या तत्। तो तदुपरांत में उपसर्ग है तत्। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो तदुपरांत को हम लिखेंगे तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत। तो ऑप्शन नंबर 4 इज इसका राइट आंसर होगा। और भी जैसे कि उद्गम है, उद्गम, तो हम लिखेंगे उसको उत्धन गम। जैसे कि सज्जन है, सज्जन, तो इसको लिखेंगे हम सत प्लस जन। तो ये व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ता का दा हो जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। यदि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो को टॉपिक वाइज बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के भेजना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीन दुनिया का ना रहना। दीन दुनिया का ना रहना। ऑप्शन है मतलबी होना, सबसे अलग हो जाना, सन्यासी होना, सब तरह से पतित होना। तो दीन दुनिया का ना रहना, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सब तरह से पतित होना या सब तरह से बर्बाद होना। और जैसे कि सबसे अलग रहना, इसका हो जाएगा अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। दीन दुनिया का ना रहना मतलब सब तरह से पतित होना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। चार ऑप्शन है, अद्वितीय, असाध्य, अन्यतम या अपरिमेय। तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं है उसके लिए करेक्ट आंसर होगा अद्वितीय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बात करते हैं असाध्य की। असाध्य जो है इसका मतलब होता है जो ठीक ना किया जा सके या जिसे ठीक ना किया जा सके उसे हम बोलते हैं असाध्य। अन्यतम, ऑप्शन 3 है अन्यतम। अन्यतम होता है कई व्यक्तियों में एक, कई व्यक्तियों में एक को हम बोलते हैं अन्यतम। अपरिमेय, जिसे मापा ना जा सके, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय। तो दोस्तों, समझ में आया होगा, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है उसके लिए ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा अद्वितीय। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, है निम्न में से तत्पुरुष समास आपको छांटना है। ऑप्शन है राजकमल, नीलकमल, राजमहल, नीलकमल, भूखा प्यासा या चौराहा। तो इसका करेक्ट होगा आंसर, तत्पुरुष समास का होगा करेक्ट आंसर राजमहल। इसका विग्रह करेंगे हम तो इसको कहेंगे राजा का महल, और ये समास होगा तत्पुरुष समास। नीलकमल की बात करते हैं। इसका मतलब होता है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, यह है कर्मधारय समास। अगला है भूखा प्यासा। भूखा प्यासा, भूखा और प्यासा, यह है द्वंद्व समास। अगला ऑप्शन है चौराहा। तो चार राहों का समूह को हम बोलते हैं चौराहा, और यह भी है द्विगु समास, क्योंकि ये संख्या को दर्शाता है इसलिए ये द्विगु समास है। आई होप आपको समझ में आया होगा तत्पुरुष समास सही कौन सा है। इसका आंसर राजमहल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से युद्ध भूमि का सामासिक विग्रह आपको चुनना है। ऑप्शन है युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध की भूमि या उपयुक्त कोई नहीं। युद्ध भूमि मतलब युद्ध के लिए भूमि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। युद्ध के लिए भूमि को हम युद्ध भूमि कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में। तो दोस्तों, सभी से आशा करता हूँ कि सभी लाइक और शेयर जरूर करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कारक के कितने भेद होते हैं? चार ऑप्शन है, 6, 8, 7 या फिर 9। तो कारक के होते हैं 8 भेद। पहला कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इसी प्रकार से ये इनको हम विभक्ति बोलते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ऐसे। तो कारक के कितने भेद हैं आपको याद रखना है, 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन, रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई। रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। ये 2 बार लिखा गया, इसको आप द्विगु समास कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, 4 ऑप्शन में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रातों रात, मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, रातों रात। बात करें रात दिन की, तो रात दिन ये हो गया आपका द्वंद्व समास। और कुछ नवरात, जैसे कि नवरात, तो ये नवरात ये हो जाएगा द्विगु समास। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नव जो है संख्यावाचक है। और निशाचर की बातें करें, जैसे कि निशाचर, तो रात्रि में विचरण करने वालों को निशाचर जो कि दैत्य होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। आई होप आपको समझ में आया होगा। रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, रेखांकित शब्द में कौन समास है? तो बहुब्रीहि, सॉरी, अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है 8वां। अगला क्वेश्चन है सरस्वत्याराधन का संधि विच्छेद आपको करना है। ऑप्शन है सरस्वती आराधन, सरस्वती आराधन, सरस्वती आराधना या सरस्वती आराधना। तो सबसे पहले तो हमें इस संधि को विच्छेद करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि सरस्वती सही उच्चारण क्या है। तो इस सरस्वती में छोटी की मात्रा लगी, ये गलत है। 4 ऑप्शन इसमें भी गलत है। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। तो सरस्वती आराधन है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ये दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आप मिला लीजिए सरस्वती प्लस आराधन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुबंत का संधि विच्छेद। सुबंत, सुध धन अंत, सुह प्लस अंत, सुप धन अंत या सुक धन अंत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुबंत का सुप धन अंत, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और ये संधि है व्यंजन संधि। तो ये सुबंत का बा का क्या बन जाता है इसमें? पाक, इसमें बन जाता है सुप धन अंत। तो दोस्तों, जैसे कि आप जैसे संकोच लिखेंगे, आप संकोच, तो हम लिखेंगे इसको सम धन कोच। जैसे कि संतप्त लिखेंगे, संतप्त, तो इसको लिखेंगे हम समधन तप्त। संसार, जैसे कि संसार लिखेंगे संसार, तो इसको लिखेंगे सम धन सार। तो सुबंत का संधि विच्छेद होगा सुप धन अंत, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं 10 क्वेश्चन की। पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मैं गर्म प्याला चाय चाहता हूँ, मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ, मैं प्याला चाहता हूँ गर्म चाय का, और मैं चाहता हूँ गर्म प्याला चाय का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह आपको बताना। जीवन में मुक्त, जीवन से मुक्त, जीवन द्वारा मुक्त या उपयुक्त कोई नहीं। तो जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह हम करेंगे तो वो होगा जीवन से मुक्त, और यह है तत्पुरुष समास। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, तो ये होगा पथ से भ्रष्ट, मतलब अपने रास्ते से भटक जाना, भ्रष्ट हो जाना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गुणहीन, गुण से हीन, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाकू का पर्यायवाची बताना है आपको। प्रवंचक, बटमार, रक्ततुंड या फिर प्रगल्भ। तो डाकू का जो पर्यायवाची होता है वो होता है बटमार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और भी जैसे डाकू के पर्यायवाची होते हैं दस्यु, डकैत और ये ठग, ये भी डाकू के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बटमार। बात करते हैं 13वां क्वेश्चन की। मतेक शब्द के लिए सही संधि विग्रह चुनना है आपको। पहली बात तो एक कीवर्ड है जिसमें 2 मात्रा ऊपर लगी है, तो हमेशा ये जो होता है वो होता है वृद्धि संधि। हिंट दे रहा हूँ आपको मैं, शायद आप
यदि आपको एग्जाम में आ जाए तो इसमें 2 मात्रा लगी है ता के ऊपर, तो इससे ये पता चलता है कि वृद्धि संधि है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं और मत धन एक का ऑप्शन है, मति धन एक, मति धन एक और मत धन एक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मत धन एक। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब बात करते हैं 14वां क्वेश्चन की, अपर लोक में उपसर्ग है। अपर लोक में उपसर्ग 4 ऑप्शन है, अप, अ और अपर। तो अपर लोक जो है इसमें उपसर्ग होगा अपर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, अपर लोक। जैसे कि बोल दिया आपसे अपमान, तो इसका उपसर्ग होगा अप। अथा बता दिया आपको, अथा, अथा में क्या उपसर्ग होगा, तो आ इसका उपसर्ग होगा। अवगुण, अवगुण, तो इसमें उपसर्ग होगा अब। तो कुछ ये एग्जाम्पल थे, तो अपर लोक में उपसर्ग होगा अपर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बात करते हैं 15वां क्वेश्चन की, परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध भाग आपको बताना। इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं, इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं इन दिनों में क्या काम कर रहे हैं आप। तो आपको पढ़ने में ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है, आंख दिखाना मुहावरे का निम्न में से कौन सा अर्थ सही है। सही अर्थ बताना आंख दिखाना। ऑप्शन है क्रोध करना, धमकाना, इशारा करना या चुप करना। आंख दिखाना मतलब क्रोध करना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। जैसे कि आंख दिखाना क्रोध करना है, आंख खुलना मतलब सजग होना, आंख मारना मतलब इशारा करना, आंखों में खटकना या बुरा लगना। ऐसे कुछ आते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। तो आंख दिखाना मतलब क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं 17वां क्वेश्चन की, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भी भेजी जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे। सरकारी ऑफिस में भेजे गए पत्र की कॉपी जब किसी अन्य ऑफिस में भेजी जाती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिलिपि। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पत्र एक है लेकिन उसकी कॉपी अलग अलग विभाग में देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रतिलिपि। एक ही कॉपी को जगह जगह भेजते हैं ऑफिस में, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिलिपि, उस पत्र की प्रतिलिपि। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, प्रतिलिपि। बात करते हैं 18वां क्वेश्चन की, प्रत्यय क्या है। सबने पढ़ा प्रत्यय क्या है। प्रत्यय मूल शब्द हैं या फिर शब्दांश हैं या वाक्यांश है या काव्यांश है। तो प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शब्दांश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शब्दांश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 19वां क्वेश्चन है, किसी वार्तालाप या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे क्या कहलाता है। ऑप्शन है अधिवक्ता, अधीक्षक, अध्यक्ष या अभियुक्त। तो अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी निगरानी रखता है, उनको बोलते हैं हम अधीक्षक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अधिवक्ता कौन होते हैं, किसी पक्ष का समर्थन करने वालों को हम बोलते हैं अधिवक्ता। अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं किसी सभा या संस्था का प्रधान को हम अध्यक्ष बोलते हैं। और अभियुक्त जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं अभियुक्त। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, किसी वार्तालाप या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी निगरानी रख करता है उसको हम बोलते हैं अधीक्षक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, राजीव, मृणाल तथा पद आदि निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं, आकाश के, पानी के, कमल के या अमृत के। राजीव, मृणाल ये हैं कमल के। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ये कमल के पर्यायवाची हैं। और भी जैसे कि राजीव मृणाल तो है पदम, पंकज, जलज, कज, नीरज, अंबुज, ये सभी कमल के पर्यायवाची है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, राजीव, मृणाल, पदम, पंकज, जलज, कज, नीरज, अंबुज और अरविंद, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 21 क्वेश्चन है, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। संसार स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो संसार को हम कैसे लिखेंगे, समधन सार। समधन सार कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। समयोग,
संयोग को हम लिखेंगे समयोग, सम्मान को लिखेंगे हम सम धन मान, सतजन को लिखेंगे हम सज्जन को हम लिखेंगे सतधन जन। तो इसी प्रकार संसार का क्या होगा, समधन सार। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 22 क्वेश्चन है, व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि में उपयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? तकनीकी हिंदी, संचारी हिंदी, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय हिंदी या वाणिज्यिक हिंदी। तो व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम बोलते हैं वाणिज्यिक हिंदी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन है, 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। पहले तो आप ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ये परिमाण दर्शा रहा है कितना किलो अनाज है, 2 किलो अनाज, एक निश्चित मात्रा है, तो निश्चित परिमाणवाचक है। बात करते हैं इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्वजनिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा 2 किलो अनाज क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 24 क्वेश्चन देखना आप, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? कौन सा नहीं है? माथा ठनकना, माथा फूटना, आंखें चुराना या कान खड़े होना। तो मुहावरा नहीं है, तो इसका कौन सा नहीं है? माथा फूटना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। माथा फूटना ये मुहावरा नहीं है, बाकी माथा ठनकना, आंखें चुराना और कान खड़े होना। आंखें चुराना के मतलब सामने आने से परहेज करना, कान खड़े होना मतलब होशियार होना, माथा ठनकना किसी अनिष्ट की आशंका होना। आई होप आपको समझ में आया होगा कौन सा नहीं है, माथा फूटना नहीं होता, बाकी माथा ठनकना, आंखें चुराना और कान खड़े होना, ये तीनों मुहावरे होते हैं। और दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ऑप्शन है, मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया। दूसरा, पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया और पुलिस ने किराएदार को बाहर निकाल दिया मकान मालिक ने। तो ये शुद्ध वाक्य होगा और ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया, यही वाक्य शुद्ध होगा। बाकी ये 3 जो हैं वो अशुद्ध वाक्य हैं। तो दोस्तों ये मेरे 25 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्त लाइक करना, शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन में वीडियो में, और ये वीडियो प्रैक्टिस सेट 3 लेके फिर मैं आता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।